नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690653086089715238445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन। आज की तारीख है 20 दिसंबर। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 20 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। सबसे पहले हम लोग 20 दिसंबर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ देख लेते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं नटराज की मूर्ति, इंडिया चाइना के रिलेशंस। ये मैं आपको कई बार बता रही हूँ, आज मैं इसको आपको शॉर्ट में ही कवर अप कराऊंगी बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी कई बार जो है इस टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं। देन है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI के नाम से जो जाना जाता है। देन ओल्ड पेंशन स्कीम, यूएस का फेडरल रिजर्व, और लास्ट है हमारा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट आर्टिकल की तरफ से। नटराज की मूर्ति, यहाँ पे तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर जो है नटराज की जो मूर्ति है जो चोरी हुई थी, फ्रांस में चोरी हुई नटराज की मूर्ति की जो नीलामी हुई है उस पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी बनता है। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इससे क्या सवाल बन सकते हैं। अब हमसे जो है सवाल बनेंगे नटराज की मूर्ति पर। अब जो नटराज की मूर्ति है वो यहाँ पर उसके बारे में सवाल आ सकते हैं कि ये मूर्ति की क्या रेलिवेंस है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उन सब चीजों पे क्वेश्चन आ सकता है। नटराज, नटराज का मतलब होता है नृत्य के भगवान, जिसकी जिसके तहत हम लोग, हाँ, जो हिंदू हैं वो शिव जी को शैव मंदिरों में यहाँ पर जो है एक नर्तक के रूप में दर्शाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नटराज की मूर्ति कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से इस रूप में उसको दिखाया जाता है। राइट। तो यहाँ पर इसका जो पूरा ये जो बनाया गया है, ये किसने बनाया है, चोला ने। चोला जो एम्पायर है उन्होंने बनाया, जिसके एक हाथ में जो है वो डमरू है, और बाकी में जो है डमरू की आवाज जो है ऐसा लगता है कि सुनाई दे रही है। और इस पूरी नटराज की मूर्ति में शिव जी जो है उनको अलग अलग प्रकार से जो है दिशाओं में दिखाया गया है, जो ये दिखाता है कि शिव जी जो है वो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें काफी सारी इसकी जो है अलग अलग इसकी विशेषताएं कही जाती हैं। इस पूरी मूर्ति की अलग अलग प्रकार से जो है वो विशेषताएं कही जाती हैं। अब देखिए इसके अंदर, इसी पूरी में जो है जो है यहाँ पर आपको एक एक बहुत ही एक बोने जैसी आकृति भी नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इस पूरी मूर्ति में आपको एक लोटस, कमल का फूल भी देखने को मिलेगा। छोटा सा यहाँ पर जो है हमें एक स्नेक स्नेक भी देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी की पूरी जो मूर्ति है उसमें एक कान में जो है वो इयररिंग्स भी हैं। ठीक है, एक कान में मेल के इयररिंग्स है, एक कान में फीमेल के इयररिंग्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर। तो ये दिखा रहा है कि भाई ये जो पूरी की पूरी मूर्ति है ये काफी रूप में एक तरीके से अलग अलग दिशाओं से हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, एक एनर्जी के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो नटराज के ऊपर सवाल आपसे क्या बनेगा, नटराज ये बनेगा कि इसमें ये जो है एक पूरा एक आइडल जो मूर्ति है, इसमें पता है कौन कौन से धातु हैं। इसके अंदर हमारा कॉपर है, इसके अंदर हमारा सिल्वर है, चांदी है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर आयरन है, जो कि चोला के टाइम पीरियड में बनाया गया था। ठीक है। अपर हैंड में यहाँ पे आप पढ़ेंगे, मैंने लिखा भी है, राइट हैंड में पार्वती जो है उनका हाथ ऐसे दिखाया गया है, अलग अलग मुद्राओं में उनको दिखाया गया है। तो इससे आपका क्या सवाल बनेगा, कब बनी थी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, पूरी की पूरी मूर्ति की इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब समझ गया ना, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पढ़ना क्यों है इनको। तो सवाल ऐसे बन सकते हैं इसके ऊपर, और ज्यादा नहीं बनेगा सवाल, सिर्फ इतना ही बनेगा। तो इसको भी आप कंप्लीट करिएगा। और ये आपके एग्जाम में किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके
एमसीक्यू बेस्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी जो अगर मैं बात करूं मेंस के रिस्पेक्ट में, तो मेंस के रिस्पेक्ट में इसमें सिर्फ जो है आपसे यही पूछा जाएगा, हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि जो नटराज जो कि एक शिव जी का एक डांसिंग रूप है, ये हिंदुइज्म के अलग अलग प्रारूप को दर्शाता है, तो इस पर टिप्पणी कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो बस आपने इसके अंदर यही समझाना है जो मैंने आपको बातें यहाँ पर बताई है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और इस मूर्ति में जो उनका नृत्य है उससे ऐसा लग रहा है कि उनके मतलब एक तरीके से रोंगटे खड़े हुए ऐसे दिखाए गए हैं। तो ये ही आपको इसमें लिखना है कि इसके अंदर हिंदुइज्म की क्या क्या चीजें जो है वो दर्शाई गई हैं, वो दर्शाई हुई जो चीजें हैं वही आपसे पूछी जाएंगी। इसमें इतना ही सवाल बनेगा। हो सकता है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ मेंस के रिस्पेक्ट में भी ऐसा सवाल बन सकता है कि इस मूर्ति का क्या उद्देश्य है, स्पेशली मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के रिस्पेक्ट में। राइट, चलिए, ये आर्टिकल था हमारा फर्स्ट। सेकेंड आर्टिकल की तरफ आते हैं, इंडिया और चाइना के रिलेशंस के ऊपर। अभी रिसेंटली ही आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जो है चाइना है, जो हाल फिलहाल में ही चाइना ने भारत भूटान और चीन का जो ट्राई जंक्शन का एरिया है उसके पास में जो है तोरसा नाला स्थित है, वहां पर एक रोपवे का निर्माण किया है, जिसकी वजह से मतलब ऐसा लगता है कि चाइना जो है वो अंदर जो है एंटर करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो उसी के लिए जो है ये सब पूरा एक जो है आर्टिकल यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ, जिसके अंदर साफ जो है इंडिया और चाइना के रिलेशन जो मैं आपको पहले पढ़ाती आई हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसके अंदर ये सब जो मैं बता रही हूँ ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है ये वाली, कि हमें ऐसा देखने को मिला है कि चाइना वहां पर तोरसा नाला के पास जो है, ये कहाँ पड़ता है, दोकलाम। दोकलाम याद है? जो है पुराना बहुत बड़ा इशू चलता आ रहा है इसका, दोकलाम का। तो ये एक इशू 2006 से ही चलता आ रहा है। तो ये उसी इशू के ऊपर जो है तोरसा है उस रीजन में। ये तोरसा एक नाला भी है, एक रिवर भी निकलती है। तो चाइना जो है वहां पर एक रोप जो है डेवलप करता हुआ नजर आया है। ठीक है ना, समझ गए यहाँ पर? तो ये इसके ऊपर जो है एक सीधा सवाल बन सकता है यहाँ पर। इसके अंदर आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2017 में भी चाइना की जो आर्मी थी वो यहाँ पर एक रोड बनाने का सोच रही थी, जो कि इंडिया और भूटान ने उसी वक्त ही ऑब्जेक्ट भी कर दिया था। ये वही चुम्बी वैली वाले रीजन में सिचुएटेड है, पूरा उसी रीजन में ये वाला पड़ता है। तो तोरसा जो है यहाँ पर वो कब्जे में जो है कौन करना चाहता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी है। वो कहाँ पर, इंडिया भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पर, बिल्कुल जहाँ पे तीनों का एक साथ है, दोकलाम वाला रीजन। ठीक है, देखो चाइना का यहाँ पर जो है ये क्या मतलब, चाइना ऐसा क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इंडिया और चाइना का जो है वो करीब 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। जम्मू कश्मीर में होता है, लद्दाख में होता है, हिमाचल में होता है, उत्तराखंड में, सिक्किम, अरुणाचल, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो है ही। ठीक है, हमारी जो है आईटीबीपी वो चाइना के बॉर्डर को यहाँ पर संभालती है। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर पे एलएसी के अराउंड यहाँ पे देखने को मिलती है, मैकमोहन लाइन भी है। ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पूरा पूरा इसको कई बार मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कई बार जो है चाइना को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए जो है निर्माण कार्यों में देखा गया है। तो ये भी वही चीज है कि चाइना यहाँ पर जो ये निर्माण कार्य कर रहा है इसका क्या है। जैसे नए विलेज बना रहा है, कई बार वहां पे नए विलेज दिखे हैं, कई बार वहां पे रेलवे लिंक देखने को मिला है। ठीक है, ब्रिज देखने को मिली है पैंगोंग लेक पर। तो ये क्यों कर रहा है चाइना जो है, देखो पहले तो इंडिया को सारी पार्ट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कवर कर रहा है, ये भी आपको पता है। चाइना जो है वो इंडिया की गुड रेपुटेशन को खत्म करना चाहता है नेपाल और भूटान के साथ मिलके, मतलब नेपाल और भूटान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। यहाँ पर जो है ये वही पॉइंट है जो कि चाइना का हाथ ऊपर रखेंगे, अपर हैंड दे सकते हैं किसको, चाइना को। तो चाइना यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बना रहा है ताकि वो अपनी आर्मी क्रिएट कर सके। यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है, यहाँ पर गश्त जो है वो करने के लिए हमेशा निकलता भी है, और गश्त करने में को मदद भी मिल सकती है। तो वही है, यहाँ पर इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्योंकि जो चाइना है उसके मुकाबले में अगर हम बात करें तो इंडिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कम है बॉर्डर्स पर। दोनों के पास न्यूक्लियर पावर तो है, लेकिन जो है मिलिट्री की प्रिपेयर हमारी जो है, हमारी सैन्य की जो तैयारी है वो अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि हो सकता है कि भारत की विजय आगे आने वाले समय में सीमित ही रह जाए। ठीक है, और साथ ही साथ
जो चाइना की फोर्स है, चाइना यहाँ पर जो है, भारत जो है वो उसको चीन से सटे ज्यादातर इलाके जो है कम ऊंचाई वाले हैं, ठीक है। तो ये भी चाइना को यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आगे एज दे दें काम करने के लिए। और चाइना की इकोनॉमी, सबसे बड़ी बात है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो इंडिया से काफी ज्यादा जीवंत है। यही कारण है कि वो चाइना जो है वो अपने बॉर्डर्स पर खर्चा अच्छा कर पाता है, क्योंकि जो उनकी जीडीपी है वो इंडिया से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। और इंडिया के जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो बॉर्डर्स के पास में रहती है, उनके घर है वहां पर बसे हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है इंडिया के लिए, एक इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो पूरा बॉर्डर वाला रीजन है, उस बॉर्डर वाले रीजन में जो पूरा इंडिया की पॉपुलेशन है, चाहे मैं बात करूं हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उनको है। और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, वो होता भी जनता को ही है इस चीजों में, ठीक है। हमारे जो शहीद भी जो है वो भी होते हैं, जवान भी शहीद होते हैं, वो भी एक फैक्ट है। लेकिन जो वहां की जनता होती है उनको भी बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको एक और नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा, चिकन नेक, जो कि बिल्कुल ही जो है पॉइंट पे लोकेटेड है यहाँ पर। जो है जो पूरा ये जो लोकेशन है चाइना का, वो यहाँ पर एंट्री करना चाहता है, ताकि क्या किया जा सके, अगर वो यहाँ पर एंट्री कर देता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, तो वो पूरे इंडिया का जो मेन लैंड है और जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है उसको कट कर सकते हैं। सिक्किम के बिल्कुल नीचे का रीजन को हम कहते हैं, जो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, उसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो भाई ये अब इंडिया की तैयारी इसके अंदर क्या कहती है? इंडिया की तैयारी कहती है कि जितने ज्यादा फोर्सेस वहां पे आप डिप्लॉय करोगे, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करोगे नजर रखने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चाइना की जो पोत है, युद्ध पोत है उनके, वो जो है इंडिया के आसपास जो है चक्कर लगाते हुए नजर यहाँ पर आए हैं। तो ये भी यहाँ पर जो है जो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी अब आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है। सो ये सब चीजें आपको दिमाग में अपने रखनी, ठीक है। और साथ ही साथ मिसाइल सिस्टम में जैसे ब्रह्मोस को इस्तेमाल किया गया, इस तरीके की मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा जो है चाइना के साथ जितने भी हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बढ़ा करके जो है कोशिश ये की जा सकती है कि ये जितने भी ऐसी कोशिशें हैं वो यहाँ पर को मतलब ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। जैसे चाइना कुछ ना कुछ यहाँ पर नया फ्रेश करता ही रहता है, उस फ्रेश वाली चीज को स्टॉप करने के लिए ये चीज की जा रही है कि जितना भी ये फ्रेश हो रहा है उसको हम किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और ये यही पॉइंट्स है सारे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बैकडोर चैनल्स जो है, मतलब हमें जो है सॉफ्ट पावर अपनी हार्ड पावर दोनों का इस्तेमाल करना होगा, उस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना होगा, जिसके तहत हम इन चीजों को स्टॉप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चाइना अभी जो चीजें कर रहा है उसको सरकार जो है उसको काउंटर करने के लिए नए नए स्टेप्स यहाँ पे निकाल भी रही है, बिल्कुल निकाल रही है, नई नई कोशिशें भी यहाँ पर कर रही है। पर वही है, थोड़ा सा जो है अभी हम एक तो चाइना पे भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, हमें मतलब हमें जो है वो कड़े स्टेप्स भी और लेने की जरूरत है थोड़ा, जिसे हम कहते हैं ना अपने आउट ऑफ द वे जाके स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आउट ऑफ द वे समझते हो? जो होता आ रहा है उससे अलग हटके हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अगर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इन चीजों को हम रोक सकें। इन चीजों को खत्म करने के लिए हमें अगर कुछ करना है तो हमें थोड़े नए स्टेप्स को यहाँ पर लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा मेरा भी मानना है। तो चाइना के पावर को कम करने के लिए इंडिया बहुत कोशिश भी कर रहा है। इंडिया यहाँ पे क्वाड का यहाँ पर ग्रुप बनाया है, I2U2 का ग्रुप बनाया गया है। इस तरीके की चीजें जो बनाई जा रही हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाई जा रही है। लेकिन हमें अपनी आर्मी पे पूरा 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 भरोसा है, पर उसमें भी अभी कुछ और ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। समझ रहे हैं सब लोग? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको पूरा कॉन्सेप्ट? तो यही है इंडिया चाइना के रिलेशंस। मैं आपको कई बार पहले भी इसके बारे में काफी सारी नई नई चीजें बता चुकी हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये सवाल उठ गया है कि क्या ये जो सूचना का अधिकार है, क्या सच में ये अपना काम करने में कारगर भी हुआ है? क्योंकि हमसे क्या पूछेगा मेंस में, देखो जो मैं अभी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स बताऊंगी ना, वो तो आपके जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके लिए काम आ जाएगा। लेकिन जो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में बताऊंगी वो आपको मेंस में पेपर लिखने के काम आएगा, ठीक है। उसमें कंटेंट लिखने के काम आएगा कि जो आरटीआई है वो अपना क्या सच में काम भी पूरा कर रहा है। इज आरटीआई फुलफिलिंग इट्स वर्क?
फुलफिलिंग पर्पस जो है वो कर भी रहा है? तो जिस पर्पस से उसको बनाया गया था वो काम भी वो कर रहा है? तो ये सवाल है इसके अंदर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आरटीआई, पहले तो मैं फैक्ट्स बता देती हूँ कि आरटीआई आया कब था। आरटीआई जो है हमारा वो 2005 में आया था, जिसने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया था, लोगों को ये दिया था अधिकार कि वो आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को जान सकते हैं, क्योंकि आपका एक इंफॉर्मेशन का, सूचना का आपके पास अधिकार है, आपके पास हक है कि आप यहाँ पर सूचना हासिल कर सकते हो। ये कब आया था? 2005 में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इस पे डेफिनेटली आप जो है मेंस के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो मान सकते हो कि इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो यही था इसके अंदर कि भाई आप जो है जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं, जितने भी एनजीओ चला रहे हैं, उनको अगर आप चाहिए कि आपको गवर्नमेंट की, आपको ट्रांसपेरेंसी देखनी है, आपको पारदर्शिता चाहिए, तो बिल्कुल आपको ये एक्ट दिया गया था। इस एक्ट का वो क्या था, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था ताकि लोग अपने राइट्स, अपने अधिकार और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ले सकें, और हमें ये पता चले कि जितने भी लोग अपने बड़े बड़े ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, उनको यहाँ पर जवाब भी देना है, उनको यहाँ पर लोगों को जवाब भी देना है। ऐसा नहीं है कि आप बस, आप अपने देश में हैं और बिना इंफॉर्मेशन के रह रहे हैं, जीवन चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ओपननेस होगी। इसमें यह बताया गया था कि पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई जो भी आपके जितने भी टैक्स पेयर्स हैं कंट्री के, उन सबको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जितने भी करप्शन है वो निकल के आएंगे, जैसे आदर्श स्कैम हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो ये सारी चीजें जो है वो निकल के आएंगी, ताकि जनता को सरकार के काम के बारे में पता चलता रहे, ठीक है ना। और ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है, लिख लीजिएगा, हमारा लोकतंत्र सही मायनों में एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो सके। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इसमें साथ साथ ह्यूमन राइट्स को भी एक तरीके से उजागर किया कि भाई मानव अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो हम यहाँ पर, हमें उस चीज का हक है, हमें जानने का हक है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ये सब कुछ हो भी गया, ठीक है। जितने भी हमारी सिविल सोसाइटीज हैं उन्होंने, और जितने भी पब्लिक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको यहाँ पर पता चला कि गवर्नमेंट अगर काम नहीं करती है तो ये सब स्टेप लिए जाते हैं। और पॉलिटिक्स में कैसे जो है वो राजनीति में अपराधीकरण किस तरीके से होता है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती क्या है कि सच में ये काम अपना कर रही है या फिर लोगों को जानकारी है इसके बारे में? हाँ, मैं कहूंगी आज के समय में यस, लोगों को जानकारी है। मैं ये नहीं करी कि सब लोगों को जानकारी है, हर एक को नहीं है, पर हाँ लोगों को जानकारी बढ़ रही है, ये हम जरूर मानते हैं, आप भी मानते हैं इस चीज को। लेकिन क्या है कि बहुत लंबे, जैसा जैसा उम्मीद थी, 2005 में आया था, 2022 चल रहा है, तो उम्मीद थी कि इस पूरे प्रारूप में काफी लंबा समय हो गया है, तो उम्मीद थी कि भाई अब तो ये चीज काफी हद तक लोगों तक पहुंच गई होगी। लेकिन वो चीज नहीं हुई कि हर एक व्यक्ति के पास इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, वो नहीं हुई। इस कानून के बारे में पूरे रूप में जागरूकता, व्यापक रूप से इसको अपनाए जाना, ये सब नहीं हुआ, हर ये चीज नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भ्रष्टाचार, उच्च स्तर के घोटाले, कानून का उल्लंघन, इस तरीके की समस्याओं में जो प्रश्न सूची तैयार करनी होती है, उसमें जो है लोगों को भी एक्सपर्टीज नहीं है कि हमें किस तरीके से उसके लिए प्रश्न पूछे जाने चाहिए सरकार से। प्रश्न पूछने का तरीका, प्रक्रिया पर किस तरीके से नियम है, उसमें एक रूपता नहीं है, हर स्टेट का अपना अपना है। हर स्टेट यहाँ पर अपने अपने तरीके से इस पूरे रिस्क में काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा रिसर्च करके पता भी चला है कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड हैं, जितने भी लोग उतना ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को यहाँ पर प्रश्न पूछने का मतलब उतना पता नहीं है उनके बारे में, ठीक है। कई स्टेट ऐसी हैं कि अगर आपने आरटीआई लगानी है तो आपको 150 शब्दों में खत्म करना पड़ेगा। अरे जिनको नहीं है नॉलेज, जिनको एजुकेशन नहीं है, वो कैसे पूछ लेंगे? वो 150 शब्दों में अपना क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर ले जो वो पूछना चाहते हैं, ठीक है। इस एक्ट का ना, एक मेरे को ऐसा लगता है कि इस एक्ट का ना जो मतलब होना चाहिए वो एक सिंपल होना चाहिए था, ताकि हर कोई इंफॉर्मेशन ले सके यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है ना कि भाई आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर जैसे आप उड़ीसा में हैं तो आपको उड़ीसा की सरकार द्वारा एक अलग सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म है, वो आपको भरना पड़ेगा, तब जाकर के आप पूछ सकते हो। तो ये चीज बड़ी गलत है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास इतनी ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं है, वो फिर कैसे भरेंगे, वो इन चीजों के बारे में फिर कैसे जान पाएंगे अच्छे से? तो ये अगर चीजें जो है वो दिक्कत देंगी, तो सरकार जो है यहाँ पर उनको एक सिंगल रूल बनाना चाहिए, एक सिंप्लीफाइड रूल जिसे हम कहते हैं ना, एक आसान तरीका, वो यहाँ पर लेके आना चाहिए था इसके अंदर, ठीक है। ये कमियां मैं बता रही हूँ आपको। और साथ ही साथ
जो वर्तमान में ऐसे अवसर हैं जहाँ पे लोक सूचना अधिकारी जो है उनके पास उपलब्ध, वो ये बोल देते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, वो ये बता देते हैं। जबकि क्या होता है कि जो एक्चुअल जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं, उसके तरीके जो है अपनाते हैं कि बताया ना जा सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आप यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी कि आप फिर जो है आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगी नहीं, और आपकी आरटीआई की जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे कोविड पैंडेमिक के समय अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर लोगों से पूछा गया था, डेटा आया था कि भाई एक्चुअली में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, या कितने ऐसे जो है मजदूर है, प्रवासी मजदूर है जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है गवर्नमेंट के का, या था क्या रिस्पॉन्स था कि अभी तक हमारे पास इसका कोई डेटा ही नहीं है। प्लस जो लोग इसके प्रति आवाज उठाते हैं, आरटीआई के जो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पर क्या होता है, उनको यहाँ पर है कि उनको बेसिकली क्या कहा जाता है कि उनको खतरे में डाल दिया जाता है कि आपको जो है यहाँ पर आपका इसका सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास, ऐसा कह दिया जाता है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, बहुत सारे स्टेट और डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड का कोई तरीका ही नहीं है। वैसे देखो आजकल तो बिल्कुल टेक्निकल रिकॉर्ड्स हो गए हैं, कंप्यूटर आ गया है, बहुत सारे रिकॉर्ड करना इजी हो गया है, पर आज भी यहाँ पर बहुत जगह पर रिकॉर्ड नहीं है। ये मैं आपको सारी त्रुटियां बता रही हूँ इसकी, कि ये है प्रॉब्लम एक्चुअली में, ये चीज है। हमें लगता है आरटीआई है हमारे पास, अब तो बस हम 45 रुपीज की आरटीआई लगा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, मैंने आरटीआई लगाई थी, मुझे आज तक भी उसका जवाब नहीं मिला है। ठीक है, जवाब भी क्या मिला था, वही सेम बात, हमारे पास डेटा नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो बहुत सारी आरटीआई में अपील तो हो गई है, लोग यहाँ पर अपील तो बहुत करते हैं। और जो स्टेट की कमीशन होती है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दो कमीशन होती है, एक होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक हेड होता है और 10 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इनकी यहाँ पर इतनी सफिशिएंट इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो आरटीआई की अपील पेंडिंग की पेंडिंग पड़ी रहती है। जैसे कि मैं बताऊं, 4.2 आरटीआई अभी तक फाइल हो चुकी है, और 26 लाख सेकेंड अपील्स आर देयर बिफोर द कमीशन, जो पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर तो ये एक चीज जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ अब एक नया जो डिजिटल बिल आने वाला है, जो आगे आने वाला है आगे के समय में, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, आगामी जो डिजिटल निजी डेटा को संरक्षण का अधिनियम है, जिसके कारण क्या होगा कि आपका सूचना का अधिकार और कम हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन है, आपका पर्सनल डेटा तो सरकार अब शेयर कर नहीं सकती है। तो उससे क्या होगा कि आपका कोई डेटा शेयर नहीं किया जाएगा, तो सरकार जो है फिर वही बहाना बनाएगी यहाँ पर कि हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब इसमें यही है आगे का, अगर मैं आपसे पूछा जाता है कि आगे के लिए क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड पूछता है, तो भाई सीधा से आपको यही बताना है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा वो सही होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। इंडियन इंफॉर्मेशन लॉ जो है वो यहाँ पर, और इस पे लोगों को इन्फॉर्मेशन करे। हम कहते हैं कि भाई इंडिया का जो इन्फॉर्मेशन लॉ है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसा बिल्कुल कहा जाता है कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन इसमें अभी भी तो जो है सरकार को और ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सरकार को और लोगों को बताने की जरूरत है कि ये लॉ जो हम बता रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, ये एक ट्रेनिंग देनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सिंगल रूल होना चाहिए, चाहे स्टेट के लिए हो चाहे सेंट्रल के लिए हो। ठीक है, हर हम कहते हैं कि हमारी प्रेस को फ्रीडम है यहाँ पर, हम लोकतांत्रिक है यहाँ पर, तो इसके लिए हमें जो है इसमें अगर किसी ऑफिशियल के खिलाफ ऐसी चीजें आती भी हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अलग से पनिशमेंट भी देनी चाहिए यहाँ पर, ताकि, और ये सब चीजें जो है यहाँ पर करने की जरूरत है। बेसिकली बात है कि यही सब चीजों को यहाँ पर करने की जरूरत है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो इस पे ये सवाल बनते हैं, और जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि किस हद तक ये है जो अपना पर्पस जो है वो कंप्लीट कर पाई है। तो आपने ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, जो जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, उन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए आपने अपना आंसर जो है वो कंप्लीट करना है। क्लियर है सबको? यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ आर्टिकल की तरफ, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम भले ही पुरानी पेंशन योजना चुनावी रणनीति का एक कारण था, लेकिन अब ये जो है वो एक अविवेकपूर्ण राजकोषीय नीति बन चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये वो स्कीम है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, ओल्ड पीपल को पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई ओल्ड इज नॉट गोल्ड, ओल्ड हमेशा गोल्ड नहीं होता, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये काफी ज्यादा अभी
न्यूज में चल रही है। ठीक है, पेंशन सिस्टम कुछ खास भारत का चल नहीं रहा है, ये जीएस पेपर 2 में आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा बोला है कि भाई अभी इसको चेंज करने की जरूरत है। अभी तक क्या होता था इस स्कीम में, ये एक रिटायरमेंट स्कीम थी कि अपनी लाइफ के एंड तक जो है आपकी लाइफ लॉन्ग आपको एक इनकम मिलती रहेगी रिटायरमेंट के बाद, ताकि लॉन्जेविटी जो है आपकी वो बढ़ी रहे। ठीक है। सो ये स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी कि भाई आपकी जितनी भी लास्ट सैलरी है उसका 50% मिलेगा। जैसे किसी जज की सैलरी 2.5 लाख रुपए है लास्ट, या 2 लाख रुपए है, तो उसको पेंशन जो है वो 1 लाख रुपए के रूप में 50% उसकी पेंशन के रूप में मिलेगी। ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है वो जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड जिसको हम कहते हैं, सामान्य भविष्य निधि, उसका एक प्रावधान था। वर्तमान में जो जीपीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। ठीक है। तो यही होता था ना बेसिकली, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी कुछ अमाउंट एक सैलरी का है वो जीपीएफ में लेते थे, और जब उनका रिटायरमेंट होता है तब पूरा का पूरा अमाउंट उसको मैच्योर होने पर उनको दे दिया जाता है। ठीक है। बाकी जितना भी पेंशन का खर्चा है वो सरकार खुद ही बियर करती है, सारा कुछ जो है सरकार पर ही खर्चा होता है। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये? जो ये मिनिस्ट्री है ये वाली ओल्ड पेंशन या फिर पेंशन वाली जो चीजें हैं, ये हमारी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसके हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। यू नो दैट यूपीएससी कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? यूपीएससी भी इसी मिनिस्ट्री का हिस्सा है, इसी जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। सो ये स्कीम जो है ये वाली आई थी। अब ये स्कीम जो है यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इसको डिसकंटिन्यू खत्म कर दिया गया था 2004 में। क्योंकि क्या थी प्रॉब्लम यहाँ पर, जो है जो पेंशन है उसके लिए कोई एक विशेष कोष की व्यवस्था ही नहीं थी। साथ ही साथ जो है अभी आज की जनरेशन है उनको पेंशन्स का यहाँ पर खर्चा उठाना बहुत भारी पड़ रहा है। तो ये एक स्कीम जो है वो यहाँ पर लेकर के आई गई थी, मतलब जो एक सही तरीका नहीं लगा था, ये एक अनसस्टेनेबल जो है स्थायित्व नहीं थी यहाँ पर। क्योंकि क्या होता था कि ये जो पेंशन का देने का जो तरीका है, देनदारियां, वो हर साल बाय साल बढ़ती जा रही थी। ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, ज्यादा खर्चे हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज जो है सरकार को यहाँ पर एक बर्डन सी की तरह दे रही थी। अब आप देखो आंकड़ा देखो इसका, 3 दशकों में केंद्र और राज्य के लिए यहाँ पर कितनी कितनी दुगना वृद्धि हो गई है। 1991 में इतना खर्चा आता था 3,272 करोड़ रुपए। ठीक है। जबकि कुल राज्यों का इतना था, अब ये बढ़ करके इतने करोड़ रुपए हो चुका है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा अमाउंट होता जा रहा है। तो यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन को इस व्यय में जोड़ दिया जाएगा तो राज्य के पास जो है अपनी अपने लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पर। और वर्तमान की जो पीढ़ी है वो करदाता के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर देने के लिए मजबूर हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर। अब इसके बाद आती है नई पेंशन स्कीम। ठीक है। अब किसमें क्या होता है नई पेंशन स्कीम में, कि जो भी पर्सन है वो, अब जो भी उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पहले से करी है उसका 60% लेने के लिए वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। 2004 में ही इसको लेके आई थी। और जो बाकी 40% होगा यहाँ पर इस योजना में मानसिक पेंशन जो है उसका शेष 40% आपको निवेश करना होगा। ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है वो ही यहाँ पर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे जा सकते हैं, अगर वो डेथ और डिसेबल्ड की मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो। इस स्कीम के अंदर जो है यहाँ पर जितना जो भी एम्प्लॉय है वो इसमें 1.5 लाख जो है टैक्स के डिडक्शन के लिए क्लेम भी कर सकता है। और बाकी जो 60% है इस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, 40% पे आपका टैक्स लगेगा। ठीक है। जो नई पेंशन स्कीम है वो आप जो है उस पे स्विच नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी जो है वो स्कीम यहाँ पर लेकर के आई गई थी। न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके लिए एक अलग से ट्रस्ट भी बनाया गया था जिसका नाम है एनपीएसटी। एनपीएसटी क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ठीक है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ठीक है। ये सबके लिए यहाँ पर तैयार किया गया था, जिनकी भी 18 से 70 की एज है सबके लिए इसको ओपन कर दिया गया था, चाहे एनआरआई भी हो, सबके लिए इस न्यू पेंशन स्कीम को ओपन अप कर दिया गया। क्लियर हुआ न्यू पेंशन स्कीम? ठीक है। बढ़ते हैं फिफ्थ आर्टिकल की तरफ। यूएस फेडरल के जो रिजर्व हैं उनके रेट यहाँ पे बढ़ गए हैं। यूएस की लेटेस्ट अब इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई दर चल रही है वो 7%।
7% पे पहुंच गई है। यूएस के जो फेडरल बैंक है, जो वहाँ का मेन बैंक है, जैसे अपने यहाँ का आरबीआई है, उन्होंने भी अपनी पॉलिसी पे इंटरेस्ट रेट 50 बेसिक पॉइंट पे से बढ़ा दी, ताकि क्या किया जा सके, इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सके और लोग जो है, कंज्यूमर और बिजनेस थोड़ा ज्यादा खर्चा कर सके। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो यहाँ पर खर्चा जो है वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर जो है वो यूएस ने यहाँ पर किया है। अब यूएस ने अगर ये चीज स्टेप लिया है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की दर होती है वो ज्यादा है, ठीक है, बाकी कंट्री के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी डेवलपिंग है। तो यहाँ पर जो है ना, इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं, जितने भी निवेशक होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो यहाँ पर जो है यूएस से जो है लोअर इंटरेस्ट रेट पे डॉलर के उसमें पैसा वहां से लेते हैं और इंडिया में आकर के यहाँ पे उसको लगा देते हैं, ताकि वो हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पर काम कर सके। ठीक है, सो ये एक जो है यहाँ पर इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर वो यूएस की जो बैंक है यहाँ पर, अगर कुछ भी वो अपनी पॉलिसी में चेंज लेके आती है, तो उसी का इम्पैक्ट जो है इंडिया की अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में क्या क्या आता है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो ये सारी चीजें हैं, उस पे भी यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इन सब चीजों में सारा कुछ इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों की जो इन्वेस्टर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये आपस में लिंक्ड है, सारा कुछ जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो वो सारी जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ही यहाँ पर। इंडिया के स्टॉक्स है, इंडिया की मार्केट है, यहाँ पर सब चीजें आपस में जुड़े होने की वजह से जो एक कैपिटल का फ्लो होता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये सब भी याद रखिएगा। और इंडिया जो है वो गोल्ड, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का जो है यहाँ पर जो है इंपोर्ट बहुत ज्यादा हम लोग करते रहे हैं, इसलिए आयात की जो बढ़ती लागत है उससे चालू खाता घाटे के दौर के ऊपर भी बढ़ने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कहता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, सब लोग खेलते होंगे, या खेलते तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से, जो आप समझ रहे हैं ना सब लोग, ये उस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जो गलत तरीके से इसका जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत नई नई अलग अलग चीजें इसके तहत सुनने को मिलती हैं, बहुत से लोग अपना घर की चीजें यहाँ पे गवा देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं लोग इस चीज से, बहुत ज्यादा ना एडिक्शन समझते हैं ना सब लोग, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो काफी नई नई चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग से बिल्कुल रेवेन्यू तो बढ़ा है यहाँ पर, आगे आने वाले समय में $5 बिलियन तक रेवेन्यू जाएगा। इसकी ग्रोथ आप देख रहे हो, इंडिया में 38%, ना कितने वेल्यू लोग हैं हमारे इंडिया में इतना कुछ करते हैं, देखो जरा, जबकि चाइना और यूएसए में ये सब काम नहीं चल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं 40%, अब 50% हो गए। कितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और उसको यूज भी करते हैं। तो अब सर देखो, अभी तक तो कोई रूल है नहीं भारत में ऑनलाइन गेमिंग का, क्योंकि आपको भी पता है इंटरनेट का यूज सब करते हैं, इंडियंस ऑनलाइन और ज्यादा आ रहे हैं, ये हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो क्या होता है ना, कि जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना, इनकी जो है लत लगती है यहाँ पर, इसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति लोगों के लिए बढ़ती है, स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल हानिकारक तो है ही है। ठीक है, पहले तक क्या होता था कि अब यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग किसके अंडर आता था, सरकार, राज्य सरकारों के अंदर। लेकिन अब आप देख रहे हो कि ये वाली सारी चीजें जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको, कि भाई अब जो पूरे जो भी वेबसाइट वगैरह है, कोई ऐप है, वो एक राज्य के अंडर तो नहीं है, वो तो किसी भी राज्य में हो सकती है, हम तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं हर राज्यों का यहाँ पर। तो ये जो है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है। तो क्या होता है कि अगर कोई एक राज्य ने रूल पास भी कर दिया गेमिंग के ऊपर, तो दूसरी राज्य सरकार उसको मानती नहीं है, तो प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर जो है, और उनको ब्लॉक करने की भी उतनी पावर्स नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर जो है ये इशू यहाँ पर उठा रही है। क्योंकि अब यहाँ पर हमें एक ऐसा इंटरनेट चाहिए जो सार्वजनिक, सुरक्षित और विश्वसनीय हो। तो उसकी के लिए नए नए रूल्स यहाँ पर जो है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बनाने की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये जो रूल्स होंगे, इसके अंदर क्या होगा, इन सब में मध्यस्थ जो है उनको बनाए जाएंगे, और ऑनलाइन गेम की जो पेशकश करने वाली सभी मध्यस्थ जो शामिल है, उनमें पारदर्शिता लाई जाएगी, और उनको एक जो है वो पूरी एक गाइडलाइन दी जाएगी। अगर वो गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं फॉलो करते हैं तो उसमें जो है उनके ऊपर भी दंड लगाया जाएगा। तो क्या क्या है, मतलब जो है क्या क्या उनके कार्य हैं,
कि जितने भी उनको अपने होस्ट डिस्प्ले, जितना भी उनको प्रदर्शित करना है, प्रकाशित करना है, साझा करना है, जो ऐसी चीजें करनी है जो बच्चे के लिए हानिकारक ना हो। आप कुछ भी जो आप इंटरनेट पे पब्लिश कर रहे हो वो आपको यहाँ पर बच्चे के लिए हानिकारक ना हो इस रूप में आपको प्रमोट करना है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप उल्लंघन करते हैं यहाँ पर। और जितने भी आप उल्लंघन करोगे चीजें होंगी यहाँ पर, अगर आपको शिकायत यहाँ पे दर्ज की जाती है तो आपकी अदालत में पेशी होगी, नोटिस प्राप्त होगा आपको, उसके तहत जो है आपको यहाँ पर, आपको मतलब इस तरीके की चीजें करने से आपको बचना है। और एक सरकार जो है एक शिकायत निवारण तंत्र यहाँ पर एस्टैब्लिश करेगी। अभी तक इसके लिए कोई नहीं किया गया, जिसमें 72 घंटों के अंदर अंदर आपकी जो भी, अगर आपकी अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट कोई भी शिकायत दर्ज की गई है, उसको वहां पर उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू उनको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी यहाँ पर एक चीज मिलती है, तो सरकार को वो इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये है, देखो ऑनलाइन गेमिंग का जो आज के समय में जो है ना, एक हम जो यूज करते हैं कि लोग जो है गेमिंग इंडस्ट्री में कितना बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को भी खूब पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। सरकार का भी देख रहे हो रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये जो है आज के युवा को, युवा नस्ल जो है, या आज के जो लोग हैं, उनको जो है वो इन सब चीजों से हटा करके दूसरी जो है उसकी तरफ बढ़ावा दे रही है। तो अभी तक कोई रूल नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, अंतर राज्य नदी जल विवाद। नदियों के ऊपर जो विवाद है उसके ऊपर ही है ये। 1956 द्वारा इसको जो है वो लागू किया गया था। और जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि जो भी इंटर स्टेट, दो देश स्टेट के बीच में अगर नदियों को लेकर कोई भी विवाद होता है, जैसे जैसे कावेरी रिवर, कावेरी रिवर के ऊपर 4 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट था, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी, इनके बीच में। अब यमुना रिवर के ऊपर है, या ऐसे कितनी भी रिवर्स के ऊपर होता है, तो वो सारी चीजें जो है, इसे हम कहते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। वो उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया था। और 56 एंट्री यूनियन लिस्ट की जो है, जो संघ सूची है उसकी 56वीं प्रविष्टि के अंदर ये लिखा गया है कि हमें जितने भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। और अगर उसी के रिवर के ऊपर कोई आपको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए नहर बनानी है, बांध बनाना है, जल शक्ति से संबंधित कुछ भी है, तो वो स्टेट लिस्ट में यहाँ पर देख सकती है। और ऐसे किसी भी विवाद को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट जो है यहाँ पर जो है एक रूल बनाने को यहाँ पर, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्ट पास कर सकती है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, आंसर इसका हो जाएगा सी। ये देखो आज के टाइम पर कितने सारे रिवर्स हैं जहाँ पर वाटर डिस्प्यूट चल रहे हैं। वामसा धारा गोदावरी के ऊपर, कावेरी पे, पेरियार, कृष्णा, मांडोवी रिवर। मांडोवी रिवर बेसिकली गोवा की मेन मेन इंपॉर्टेंट रिवर है। नर्मदा रिवर, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सब रिवर्स के ऊपर आज के समय में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। राइट। नेक्स्ट है फोरा बोट। फोरा बोट भी बहुत न्यूज में रहा है। अब ये फोरा बोट, ये करंट अफेयर का ही पार्ट है। तो ये फोरा बोट क्या चीज है? फोरा बोट एक रोबोट है। ठीक है। ये फोरा बोट एक ऐसा रोबोट है जो कि ओशन में जाके ये बता सकता है कि भाई, उसको ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ओशन के अंदर जाके जितने भी जीवाश्म है उनकी छटाई करना, उसमें हेर फेर करना, उनकी पहचान करना, वो ये अध्ययन करने में कामयाब है। ये फोरम की पहचान करने के लिए, एक सटीक काम करने के लिए, जो कि ह्यूमन से भी ज्यादा, जितने भी अगर ऐसे प्रशिक्षित ह्यूमंस होते हैं उनसे भी बेहतर रूप में ये काम कर सकता है। और वो जो है वहां पे पानी में जा करके ये काम निपटा सकता है। ठीक है। फोरम जो है, या फोरा बोट जो है, फोरम जो है 100 मिलियन से अधिक वर्षों से मौजूद है। और ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि एक छोटे खोल का भी स्त्राव करते हैं, एक टाइनी शेल यहाँ पे सेक्रीट करते हैं। तो उसी को एक चेक करने के लिए एक रोबोट बनाया गया है। ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आपसे सवाल में पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी, तो सारी स्टेटमेंट इसमें अपने आप में करेक्ट है। तो ये है आपका पूरा आज का हमारा कंप्लीट आर्टिकल। ठीक है। आज के जितने भी आर्टिकल रहे हैं वो ज्यादातर आपके किससे के ऊपर बेस रहे हैं, ये उसके ऊपर ज्यादातर जो है ये बेस रहे हैं रिलेटेड टू दी प्रीलिम्स। तो आपको प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा याद रखना, आज के लिए जो है उसने ज्यादा हमारे नहीं पूछे गए मेंस के रिस्पेक्ट में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया इतने ध्यान से सुनने के लिए। जय हिंद।